हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, चैप्टर नंबर सेकेंड, यूनिट नंबर फर्स्ट, स्थिर वैद्युतिकी। और अब तक के मेरे लेक्चर में हम लोग एक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था अपन ने, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स नया टॉपिक पढ़ने से पहले मैं कुछ चीजों को रिमाइंड करना चाहता हूं, क्योंकि हमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी करना है इसके ऊपर। तो फ्लक्स के बारे में पढ़ा था आपने कि काउंटिंग ऑफ लाइंस, काउंटिंग ऑफ लाइंस सिंपली बल रेखाओं की संख्या ही क्या कहलाती है, फ्लक्स कहलाती है। यानी विद्युत क्षेत्र में अगर कोई पृष्ठ जो है इस प्रकार से रखा हुआ है, तो उस पृष्ठ के लंबवत, उस पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, फ्लक्स कहेंगे। आगे बात समझ में। विद्युत क्षेत्र में अगर कोई पृष्ठ रखा हुआ है, ठीक है, चाहे वो खुला पृष्ठ हो चाहे वो बंद पृष्ठ हो, तो उस पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं, राइट। मात्रकों के बारे में बात की थी अपन ने, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या फिर वोल्ट पर मीटर, वोल्ट इनटू मीटर, ठीक है। उसके बाद गॉस का नियम पढ़ा। गॉस का नियम क्या होता है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ में, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला आवेश, मान लो कोई बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला आवेश या गुजरने वाला फ्लक्स बंद पृष्ठ में परिबद्ध या फिर उपस्थित, बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये तमाम चीजें हम लोगों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ ली थी। यानी किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स होगा, बंद पृष्ठ में ऊपर परिबद्ध या बंद पृष्ठ में जितना भी आवेश होगा उसका क्या होगा, 1/ε0 गुना होगा। यानी अपन जो लिखेंगे यहाँ पर फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन E0। क्लियर। ये था आपका गॉस का नियम। और चूंकि हम लोगों ने अभी अभी फ्लक्स में ये भी पढ़ा था कि किसी भी क्लोज सरफेस के लिए E वेक्टर डॉट ऑफ D वेक्टर भी होता है, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके मुझे आज कुछ न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, कुछ डेरिवेशन भी करने हैं। यहां तक की बात क्लियर हुई आपको। अब बंद पृष्ठ को गॉस के नियम में हमेशा पृष्ठ कैसे होने चाहिए, बंद होनी चाहिए। तो इस बंद पृष्ठ को लोग क्या कहते हैं बच्चों, गाउसीय पृष्ठ भी कहते हैं। चूंकि ये गॉस के नियम में हमेशा बंद पृष्ठ ही काम आती है, इसीलिए इस पृष्ठ को क्या कहते हैं, गॉसीय पृष्ठ भी कहते हैं, राइट। अब इतना आप लोग नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, फ्लक्स पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है बच्चों की 5000 बल रेखाएं किसी संख्या 5000 बल रेखाओं की जो संख्या है किसी निश्चित आयतन क्षेत्र के अंदर जा रही है,
और 2000 बल रेखाएं क्षेत्र से बाहर निकल रही है। जैसे मान लीजिए अगर ये मैंने कोई निश्चित आयतन बनाया है तो इस निश्चित आयतन में 5000 बल रेखाओं की संख्या तो अंदर जा रही है और 2000 बाहर निकल रही है। ठीक है, तो क्षेत्र के भीतर स्थित आवेश की गणना कीजिए। यहां पर कितना आवेश होगा, माना कि Q आवेश। ठीक है, क्षेत्र के भीतर कितना आवेश होगा, माना कि Q आवेश। तो देखो, चूंकि माना कि क्षेत्र से फाई फ्लक्स बाहर निकलता है। हमने क्या माना कि क्षेत्र से फाई फ्लक्स बाहर निकलता है, इसलिए फाई क्या सूत्र क्या होता है बच्चों, आने वाली निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या माइनस आने वाली बल रेखाओं की संख्या। किसी भी आयतन में से किसी भी निश्चित एक बंद पृष्ठ से कितना फ्लक्स बाहर निकलता है, तो देखो कितना फ्लक्स तो उसमें बाहर निकल रहा है, कितना फ्लक्स आ रहा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या माइनस आने वाली बल रेखाओं की संख्या। तो निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या है बच्चों हमारे पास 2000 और आने वाली बल रेखाओं की संख्या बच्चों हमारे 5000। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिला माइनस का 3000 बल रेखाएं इस फ्लक्स से बाहर निकल रही है। 5000 आ रही है, 2000 निकल रही है, इसका मतलब 3000 फ्लक्स जो है इस 3000 बल रेखाओं के बराबर फ्लक्स क्या हो यहाँ से इस आयतन से गुजरेगा। ठीक है, अब अगर मैं आगे बात करूं तो फ्लक्स आपने निकाला, क्वेश्चन रफ कर रहा हूं मैं, करूं? चलो, अतः गाउस प्रमेय से क्या होगा, फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाई ऑफ एप्सिलॉन नॉट, क्यू इज इक्वल टू फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई ई का मान कितना है यहाँ से, फाई का मान कितना है, ये रहा माइनस का 3000, एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 12। तो इसको आपने जब सोल्व किया तो ये आया आपके पास 2.5548 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 8 ऑफ गुना। आगे बात समझ में, तो क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है 2.558 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 8 कूलम्ब चार्ज। नोट करिए, तो जब भी कभी आपसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि 2000 बल रेखाएं निकल रही है, कितनी अंदर आ रही है, तो आप एक डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाया करो कि निकलने वाली कितनी और आने वाली कितनी है। निकलने वाली में से आने वाली को माइनस किया करो, चाहे वो बल रेखाएं माइनस में आए चाहे वो प्लस में आए। बाय द वे यहाँ पर ये होता है कि 5000 तो बाहर निकल रही है, 2000 आ रही है, तो आप 5 में से 2 को माइनस कर दे तो प्लस का 3000 आता है, वो कोई दिक्कत नहीं। ये माइनस साइन यहाँ पर जो है ना, वो इस बात को बता रहा है कि अंदर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, अंदर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। और अगर मान लो 5000 में से 2000 को माइनस करते
सपोज ये होता है कि 5000 तो बाहर निकल रही है और 2000 अंदर आ रही है, तो 5 माइनस 2 3 प्लस का 3 आता, तो प्लस का 3 इस बात को शो करता है कि अंदर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, चलो चलिए स्टूडेंट्स, एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं हम लोग यहाँ पे। एक बिंदु आवेश Q है जो कि अर्धगोलीय पृष्ठ के केंद्र पर रखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं एक अर्धगोला बनाता हूँ, थोड़ा नीचे बनाते हैं हम, क्योंकि ऊपर जो है कुछ और कार्रवाई की जाएगी। ये है आपके पास एक अर्धगोला, ठीक है, और इस अर्धगोले के बिल्कुल सेंटर पे Q चार्ज रखा हुआ है। तो इस पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स बताइए। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर गॉस का नियम बताता हूँ, तो गॉस का नियम तो किसके लिए होना चाहिए? पूरे बंद पृष्ठ के लिए होना चाहिए। अगर मान लो ये पूरा एक गोला होता मेरे पास और फिर सेंटर में कोई चार्ज रखा होता, ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि इस गोले से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। क्लियर बात? तो दोनों से एक काम करें, इसको गॉसियन पृष्ठ बनाया जाए, क्योंकि गॉसियन पृष्ठ क्या है? एक इमेजिनरी पृष्ठ होता है, ठीक है, जिसकी हम लोग कल्पना करते हैं यहाँ पर। तो देखो, अभी हम लोग कई सारे डेरिवेशंस भी करेंगे कि वहां भी आपको सब समझ में आएगा। ये क्या बेटा पूरा गोला बन गया। तो देखो, चूंकि संपूर्ण गोले से गुजरने वाला फ्लक्स phi E is equals to Q by epsilon naught। इसलिए अर्धगोले से गुजरने वाला फ्लक्स phi E डैश बराबर phi E बटे पूरे गोले से कितना फ्लक्स, तो आधे से कितना, आधा कर दो, Q बाई ऑफ 2 एप्सिलॉन। समझ में आई ये बात? तो मुझे यहाँ पर हाफ सर्कल दिया गया था, मैंने उसको फुल सर्कल में कंप्लीट कर लिया, ठीक है, और मैंने बनाया इसको गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ, ठीक है, और पूरे गोले से गुजरने वाला है गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फिर हमारे पास हाफ सर्कल से कितना होगा बेटा? इसका आधा कर लीजिए, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, नोट करिए। अच्छा क्वेश्चन था ये। एक और क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक चित्र आपको दिया गया है, और चित्र में 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी भुजा 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर, सॉरी यहां मैंने गलत कर दिया, इस स्क्वायर की साइड दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर, ठीक, और सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई आवेश रखा हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी है? प्लस का 10 माइक्रो कूलम। तो इस वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स क्या कीजिए। अब मेरी बात सुनो, वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स क्या करना है? फॉर एग्जांपल इधर देखिए, ये है आपके पास एक वर्ग इस डायग्राम में, ठीक है, सपोज एक स्क्वायर है, स्क्वायर के सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ऊपर आपने क्या कर रखा है? यहाँ पर एक आवेश को रख रखा है, ठीक। अब यदि मैं इसको एक गॉसियन पृष्ठ बनाऊं तो मैं क्या करूंगा? इधर एक रेजिस्टर इस प्रकार से खड़ा कर दूंगा, इधर एक रेजिस्टर खड़ा कर दूंगा,
इधर एक रजिस्टर खड़ा रखूंगा, इधर एक रजिस्टर खड़ा रखूंगा, 4 रजिस्टर की दीवारें खड़ी हुई चारों ओर, ठीक है। सेंटर में अभी भी कौन बना हुआ है, 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। अगर ऊपर छत डाल दें, इस कमरे की चारों दीवारों पर एक छत डाल देते हैं, तो क्या बन गया, पूरा ये घन बन गया, ठीक है। यानी घन के केंद्र पर, घन के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। क्वेश्चन अब हमारा ये बन जाएगा। तो पूरे घन से निकलने वाला फ्लक्स तो मैं जानता हूं Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो फिर घन की एक फलक से निकालना बड़ा आसान हो जाता है हमारे लिए। तो देखिए जरा, सबसे पहले मैंने एक घन ड्रॉ किया, ठीक है। ये जो नीचे का एक फलक जो आपको दिया गया है, घर में 6 फलक होती है, 1 2 3 4 5 और ये ऊपर ही 6। उसमें से आपको नीचे का बेस दिया गया है, ठीक है। ये नीचे का दिया गया आपको, तो यहां से 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर एक आवेश रखा गया है। तो हम लिखेंगे कि चूंकि पूरे घन से पारित या फिर निकलने वाला फ्लक्स, पूरे घन से पारित फ्लक्स। अब पूरे घन से पारित फ्लक्स को आप लोग ऐसे भी कह सकते हो कि घन की 6 फलकों से निकलने वाला फ्लक्स, इस फलक से, इस फलक से, पीछे की से, सामने की से, ऊपर की से, नीचे की से, या घन की 6 फलकों से गुजरने वाला फ्लक्स, ठीक है। तो घन की 6 फलकों से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, फाई ऑफ ई इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन ऑफ नॉट। फिर गॉस का नियम ये कहता है कि किसी भी गॉसियन पृष्ठ में, किसी भी बंद पृष्ठ में अगर Q आवेश उपस्थित है तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर, ठीक। अच्छी बात है। तो 6 फलकों से इतना है, हमें कितने से निकालना है, ये बोल रहा है कि इस वर्ग से, यानी केवल केवल एक फलक से पूछ रहा है। कहां से पूछ रहा है बच्चों, फलक से। फलक का मतलब होता है सतह। घन जो होता है वो 6 सतहों से मिलकर के बना होता है, तो फलक को अपन क्या बोलते हैं, सतह से। तो ये तो केवल एक सतह से पूछ रहा है, आपने कितने से निकाली, 6 सतहों से। तो 6 सतहों से इतना फ्लक्स है, तो 1 से कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 6 कर दो। इसलिए एक सतह, एक फलक या फिर एक वर्ग, 6 वर्गों से बना हुआ, 6 फलकों से बना हुआ, 6 सतहों से बना हुआ, कई सारे नाम होते हैं यहाँ पर, ठीक है। कहने के लिए तरीका है बेटा, बात सभी एक ही बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। एक सतह, एक फलक, एक वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। 6 फलकों से कितना गुजर रहा है, तो एक फलक से कितना गुजर रहा है, डिवाइड बाई 6 कर लीजिए। तो ये भी वैसे ही था जैसा आपने भी किया था, हाफ सर्कल वाला क्वेश्चन जो किया था, कुछ सेम वैसे ही करना है आपको, राइट। नोट करिए जरा। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। सतत आवेश वितरण।
आगे के डेरिवेशंस को पढ़ने के लिए जो टोटली गाउस प्रमेय के ऊपर बेस्ड होते हैं उनको पढ़ने के लिए हमें कहीं ना कहीं कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और पढ़ने पड़ेंगे। तो जरा देखिएगा ध्यान से, सतत आवेश वितरण। आवेश वितरण का मतलब ये आवेश को बांटना, ठीक है। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई भी है एक पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ के ऊपर अगर मान लो मैंने कोई प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो ये प्लस क्यू चार्ज क्या करेगा बेटा, इस पृष्ठ के ऊपर एक समान रूप से ऐसे वितरित हो जाएगा, एक समान रूप से पूरी पृष्ठ पर। इसको बोलेंगे अपन आवेशों का वितरण, ठीक है। अगर पृष्ठ के अंदर की बात करूं मैं कि साहब अगर कोई पृष्ठ है जिसका आयतन भी कुछ हमारे पास कोई गोला है, मान लो गोले के आयतन में कितना आवेश है, तो ये जो आवेश होगा अगर एक समान रूप से फैल जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आवेशों का सतत वितरण, राइट। कोई लाइन है हमारे पास, कोई तार है, जैसे मान लीजिए कोई वायर है हमारे पास, वायर में ये वायर है आपका, वायर में भी क्या हो रहा है, कोई चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली क्या हो रहा है बेटा, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब अगर हम बात करें कि सर आवेशों का वितरण किस प्रकार से होता है, तो देखिए यहाँ पे आवेशों का वितरण होता है हमारे पास तीन प्रकार से, एक विमीय वितरण, द्विविमीय वितरण, त्रिविमीय वितरण, 1D डिस्ट्रीब्यूशन, 2D डिस्ट्रीब्यूशन और 3D डिस्ट्रीब्यूशन। 1D में हमारे पास एक वायर होगा, ठीक है, और वायर पर इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 2D में क्या होगा बेटा, कोई पृष्ठ होगा मेरे पास, कोई समतल पृष्ठ, जैसे मैंने अभी लिया था, वर्ग लिया था मैंने, एक रजिस्टर में ले लिया, वो बनेगा आपका समतल पृष्ठ। 3D में कोई क्यूब आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। देखते हैं वन बाई वन। तो पहला देखिए आप यहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व, तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, इसमें हम लोग एक वायर लेंगे इस प्रकार से और पूरे वायर पर यूनिफॉर्मली चार्ज क्या है बेटा, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इसकी लंबाई कितनी है, L है, और जो आपने आवेश दिया है वो है आपके पास Q। तो हम बोलेंगे कि रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से शो करेंगे, तो लैम्डा इज इक्वल टू आपका पास इकाई लंबाई पर उपस्थित आवेश, लैम्डा बराबर Q अपॉन L, यानी कि इस वायर की, इस तार की इकाई लंबाई पर कितना आवेश है वो कहलाएगा रेखीय आवेश घनत्व। तो तार की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। तार की इकाई लंबाई पर उपस्थित आवेश रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है, जिसको लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं मात्रक की बात करूं तो मात्रक क्या होगा इसका, कूलम्ब पर मीटर। यानी कि जब आवेश होता है एक रेखा के अनुदिश, एक रेखा के अनुदिश यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, एक समान रूप से वितरित किया जाता है, तो वहां बनता है रेखीय आवेश घनत्व। अब बच्चों मान लो मैं इस तार को पकड़ के एक वक्र बना दूं, ऐसे एक वक्र बना दूं मैं, ये बन गया आपका वक्र है। तो क्या था, ये L लंबाई का कोई वायर था, ठीक है, हमने क्या कर दिया यहाँ पर एक वक्र बना दिया। तो इस वक्र की बात करें तो जरा देखना यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल अब देखिए, अगर ये कोई वायर है,
इसके अराउंड इस प्रकार से मैंने एक गोला ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये जो एल है ये क्या बनेगी इसकी रेडियस, क्या बनेगी इसकी रेडियस। तो अगर मैं इसको नाम दूं बेटा, दिस इज कॉल्ड वलय, क्या है आपकी एक वलय है। यानी कि अगर एक वलय के रेस्पेक्ट में मैंने आवेशों का वितरण कर रखा है तो लैम्डा क्या बनेगा आपका Q डिवाइड बाई 2 पाई L। क्लियर बात? नहीं तो फिर आप जो है सिंपली बोलो कि सर एक R त्रिज्या का कोई वलय है, ठीक है, जिस पर कितना आवेश है Q आवेश। R त्रिज्या का एक वलय है जिस पर कितना आवेश है Q आवेश। तो बोलो कि रेखीय आवेश घनत्व तो कितना होगा, तो आपने बोला लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन 2 पाई R, ठीक है। तो ये था हमारे पास रेखीय आवेश घनत्व, यानी इकाई लंबाई पर कितना आवेश उपस्थित है, इकाई लंबाई पर कितना आवेश उपस्थित है उसको हम बोलेंगे रेखीय आवेश घनत्व। नोट करिए फटाफट यहां से, करेगा। सेकंड नंबर, पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसको लिखेंगे अपन सिग्मा से, ठीक है। ये कोई पृष्ठ है मेरे पास, इस पृष्ठ के ऊपर मैंने एक समान रूप से समरूप आवेशित गोला, ठीक है। R त्रिज्या है, Q चार्ज है, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा। अब हम बात करेंगे, अब हम चूंकि कहां आ चुके हैं पृष्ठ पर आ चुके हैं, तो पृष्ठ का क्या होता है एरिया होता है, हाँ या ना। तो हम बोलेंगे कि इकाई क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश, पहले हमारे पास एक L लंबाई थी तो आपने बोला इकाई लंबाई पर उपस्थित आवेश। अब एक पृष्ठ आ चुका है तो इकाई पृष्ठ पर या इकाई क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश, ठीक है। इकाई क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश, तो इकाई क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश क्या कहलाता है आपका सिग्मा कहलाता है, राइट। इसके भी मात्रा की बात करें अपन अगर कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करूं, एग्जांपल, तो ये जो मेरे पास गोला दिया हुआ है, इस गोले का क्षेत्र एरिया कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका यहां से सिग्मा निकालेंगे तो Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आई नहीं आपको? इसका एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हम पृष्ठ की बात करते हैं, वहां पर अपने एकांक लंबाई की बात की थी तो वहां पर केवल लंबाई आई थी, ठीक है। तो सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो गया और ये इसका फॉर्मूला बन चुका है। इकाई क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश बराबर पृष्ठीय आवेश घनत्व। नोट करिए, करेगा। इसी प्रकार नंबर 3 पे आता है बच्चों आयतन आवेश घनत्व। तीसरे नंबर पर हमारे पास आता है आयतन आवेश घनत्व, जिसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं। जैसे मान लो कोई वस्तु है जिसके आयतन में एक समान रूप से आवेश रखा हुआ है, ठीक है, रेडियस वही r है, तो रो इज इक्वल टू क्या बनेगा इकाई आयतन में उपस्थित आवेश,
बात समझ में नहीं है आपको? तो मात्रा की बात करें, कूलाम पर मीटर क्यूब, आयतन का मात्रक क्या मीटर क्यूब, ये इसका मात्रक हो गया। तो फॉर एग्जांपल की बात करें अगर अपन, तो नो बराबर कितना लिखेगा यहाँ से, ये हमारे पास कोई वस्तु है जिसके इकाई, इसके आयतन में एक समान रूप से आवेश रखा हुआ है, फैला हुआ है, तो इकाई आयतन में उपस्थित आवेश, आयतन कितना तक बोलेगा 4/3 पाई आर क्यूब, और ये आवेश। क्लियर बात? तो कुल मिलाकर के हमें ये ध्यान रखना है कि अगर मैं आवेश को एक सीधी रेखा के अनुदिश या एक वक्र के अनुदिश डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो बनेगा इकाई लंबाई पर उपस्थित आवेश। और अगर मैं एक पृष्ठ के ऊपर आवेश को डिस्ट्रीब्यूट करता हूं यूनिफॉर्मली, तो वहां बनेगा मेरे पास इकाई क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश। और अगर मैं किसी वस्तु के आयतन में आवेश को एक समान रूप से फैलाता हूं या वितरित करता हूं, डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, तो वहां बनेगा इकाई आयतन में उपस्थित आवेश। क्लियर बात बच्चों? चलिए नोट करिए। बड़े आगे देखिए, डेरिवेशंस पर जाने के लिए हमें कई सारे गॉसियन पृष्ठ बनाने होंगे। तो गॉसियन पृष्ठ पर डेरिवेशन करने के लिए कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखना। तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग डालेंगे गॉसियन पृष्ठ से गॉसियन पृष्ठ से संबंधित प्रश्नों को, इस तरह से हम लोग गॉसियन पृष्ठ से संबंधित कुछ तथ्य। चलिए बच्चों, पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि गॉसियन पृष्ठ उस बिंदु से गुजरना चाहिए जहां पर आपको तीव्रता ज्ञात करनी है। गॉसियन पृष्ठ, अभी हम लोग डेरिवेशन देखेंगे, और डेरिवेशन देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएंगे पॉइंट। फिलहाल आप लोग इनको लर्न कीजिए। गॉसियन पृष्ठ उस बिंदु से गुजरना चाहिए, कहां से गुजरना चाहिए? उस बिंदु से गुजरना चाहिए जहां तीव्रता ज्ञात करने। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट, मात्रा में इंक थोड़ा खत्म हो गया था, मैं चला गया था फिल करने के लिए। चलिए भाई, तो गॉसियन पृष्ठ उस बिंदु से गुजरना चाहिए जहां तीव्रता ज्ञात करनी हो। उसके बाद संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ पर ई व डीए के मध्य कोण 0 डिग्री या 90 डिग्री होना चाहिए। पूरे गॉसियन पृष्ठ पर ई और डी के बीच का एंगल कितना होना चाहिए? 90 या फिर 0 होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के सापेक्ष आवेश वितरण
होना चाहिए। संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के सापेक्ष आवेश वितरण कैसा होना चाहिए? सममित होना चाहिए, यानी गॉसियन पृष्ठ में आने वाला आवेश जो है वो एक समान रूप से पृष्ठ पर फैला हुआ होना चाहिए, वितरित डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, चाहे वो एक रेखा में हो, चाहे वो एक पृष्ठ पर, चाहे वो उसके आयतन में हो। समझ में आई बात? तो गॉसियन पृष्ठ की जब बात करते हैं वहां पर आवेश कैसा होना चाहिए? आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए उस पृष्ठ के अंदर, राइट? चलिए बच्चों, तो तीन पॉइंट आप लोग नोट करिए, फिर हम बढ़ते हैं सुंदर से डेरिवेशन की तरफ। चलो रफ करते हैं इसको। सुंदर सुंदर सा डेरिवेशन, प्यारा सा डेरिवेशन देखते हैं। अनंत लंबाई के अनंत लंबाई के तार के कारण अनंत लंबाई के धनावेशित तार के कारण, चलो धनावेशित रहने दो, वहां अनंत लंबाई का तार रहने दो, ठीक है? अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत ही अच्छा डेरिवेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके बोर्ड लेवल से भी, राइट? आ जाइए जरा, ये है मेरे पास कोई वायर जिसमें प्लस क्यू चार्ज जो है मैंने इस प्रकार से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये जो आपका तार है ये कैसा है बेटा? अनंत लंबाई का है, तो ये ऊपर तक चला जाएगा ऐसे अनंत तक, ठीक है? उसके बाद इस अनंत लंबाई के तार की वजह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो बोलेंगे, बल रेखाएं जो बोलेंगे, कहां जाएगी? इधर ही जाएगी, चलेगी साथ एक समान विद्युत बल रेखाएं। इसी प्रकार बैक साइड भी बल रेखाएं, ठीक है? एक धनात्मक आवेशित तार के कारण बल रेखाएं आपको इस प्रकार से दिखाई दे रही है, ये आपका ई वेक्टर और ये इधर हमारा ई वेक्टर। अब बात ये आती है सर कि यहाँ पर हम लोग एक गॉसियन पृष्ठ की रचना करेंगे, क्यों? क्योंकि मान लीजिए मुझे इस तार से r दूरी पर क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र निकालना है। यहाँ पर बिंदु पर क्या निकालना है आपको? P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो P बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है, ये r यहाँ से डिस्टेंस है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? अभी अभी मैंने आपको पॉइंट लिखवाए हैं कि जिस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है उस बिंदु से गॉसियन पृष्ठ गुजरना चाहिए, तो गुजार दो। मैंने कहा ये लो, ये गुजर गया आपका गॉसियन पृष्ठ, ठीक है? अब इस तार की लंबाई कितनी है अभी हमारे पास? एल लंबाई है, ठीक है बेटा? तार की लंबाई हमारे पास एल है और आर त्रिज्या पर हमें, सॉरी आर दूरी पर क्या निकालना है हमें? इस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है। कोई दिक्कत किसी को?
चलो, अब ये बन गया मेरा गॉसियन बर्स्ट। तो पहली कंडीशन मेरी फुलफिल हो रही कि जिस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है उस बिंदु से क्या गुजरना चाहिए, गॉसियन बर्स्ट गुजरना चाहिए। सर आपने ये जो गॉसियन बर्स्ट क्यों लिया, यूं समझो आप, ये रेखा है आपके पास, ठीक है। अब अगर ये रेखा है बेटा, तो इस रेखा के अराउंड ये क्या है, पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये अराउंड में क्या बनेगा, एक वक्राकार पृष्ठ बनेगा। तो इसलिए मैंने क्या लिया यहाँ पर, बेलन लिया है कि बेलन से देखो इस आवेश से यानी इस तार से गुजरने वाली बल रेखाएं ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, इधर पीछे आएगी, इधर निकलेगी, यानी चारों ओर क्या हो रहा है बेटा, एक समान रूप से फैल रही है बल रेखाएं। तो एक समान रूप से बल रेखाएं फैलेगी, तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, थोड़ा सा आपको यहाँ पर जो है आपके टीचर की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो आपको टीचर की हेल्प नहीं हो तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है कि अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक सिलेंडर लेंगे, एक बेलनाकार पृष्ठ लेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात, कौन सा पृष्ठ हो गया, बेलनाकार पृष्ठ हो गया। अब एरिया वेक्टर ऊपर परपेंडिकुलर टू आउटवर्ड्स ना, बाहर की ओर अभिलंब बल रेखा ये रही। इधर बात करते हैं एरिया वेक्टर, डीए वेक्टर बल रेखा, ई वेक्टर, अच्छी बात है। यहां बात करते हैं अपन विद्युत बल रेखा, ठीक है, और साथ में एरिया वेक्टर, डीए वेक्टर। कोई प्रॉब्लम, ऊपर का वृत्ताकार पृष्ठ, नीचे का वृत्ताकार पृष्ठ, ई और डीए में कितना एंगल बन रहा है बेटा, 90 डिग्री एंगल। देखो आप यहां पर नीचे ई और डी में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है, और यहां कितना एंगल बन रहा है, 0 डिग्री। इस वक्राकार पृष्ठ के लिए ये हो गया आपका, इसको मैं नाम दूंगा S1 सरफेस, ठीक है। इसको अगर मैं नाम दूं S2 सरफेस, और बीच वाली को नाम दूं बेटा अगर S3 सरफेस, ठीक है ना। तो बात करते हैं हम, चूंकि गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स phi of E is equals to E वेक्टर डॉट ऑफ D वेक्टर। यहां पर जो S लगाया गया है इसका मतलब ये है क्लोज्ड सरफेस, बंद पृष्ठ। किसके लिए काम कर रहा है बेटा, ये बंद पृष्ठ के लिए। ये चीजें मैंने आपको पहले भी बता रखी है, बंद पृष्ठ। तो कुल अगर आपको निकालना है phi of E, तो हम बोलेंगे S1 पृष्ठ के लिए कुल फ्लक्स, S2 पृष्ठ के लिए फ्लक्स, और S3 पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। तो टोटल गाउसियन पृष्ठ का फ्लक्स आएगा नहीं आएगा, मुझे पूरा का पूरा गाउसियन पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकल रहा है ये निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, S1 S2 और S3 से कितना फ्लक्स निकल रहा है उन तीनों को जोड़ दूंगा। ये जो मैंने पढ़ा था अल्पांश, छोटे छोटे अल्पांशों में तोड़ करके संपूर्ण पृष्ठ का फ्लक्स निकाला जा सकता है। जरा देखिए यहाँ पर S1 E वेक्टर डॉट ऑफ D वेक्टर प्लस S2 E वेक्टर डॉट ऑफ D वेक्टर प्लस S3, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा कि S1 और S3 में, S1 और सॉरी S2 में, फॉर S1 व S2 के लिए
तो S1 और S2 के लिए थीटा बराबर क्या बन रहा है 90 डिग्री तथा S3 पृष्ठ के लिए थीटा कितना है बेटा 0 डिग्री। S3 पृष्ठ ये रहा मेरा, तो E और DA के बीच का एंगल कितना बटा 0 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। तो निकालते हैं इसमें फाई ऑफ E इज इक्वल टू S1 और S2 कितना बन गया आपका 0। तो यहां से अपन लिखेंगे S1 EDA cos 90 प्लस S2 EDA cos of 90 प्लस S3 EDA cos of 0 डिग्री, ठीक है। तो आप इतना पहले नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पूरे गॉसियन पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकल रहा है उसको निकालने के लिए मैंने S1 S2 S3 तीन सरफेसेस से इसको तोड़ लिया और अलग अलग सरफेस से मुझे फ्लक्स में ज्ञात कर रहा हूं। तो देखा मैंने कि S1 S2 के लिए थीटा बराबर 90 डिग्री, तो 0 0 ये वाली टर्म्स जो है आपकी 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म्स भी आपकी 0 हो जाएगी, केवल ये बचेगा आपका। नोट करिए फटाफट से, चलो चूंकि फाई ऑफ E इज इक्वल टू E ऑफ DA S3, चूंकि S3 वक्राकार पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण पूरे पृष्ठ पर एक समान है, इसलिए E क्या होगा आपका नियत होगा। इस पूरे पृष्ठ पर जहां जहां भी आप देखोगे, आप चाहे यहां अल्मास ले लो, यहां अल्मास ले लो, ठीक है, सभी जगह यहां अल्मास ले लो, आप यहां ले लीजिए, सभी जगह आपको क्या मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परिमाण में समान मिलेगा, ठीक है। तो E क्या हो गया आपका नियत हो गया, क्योंकि पूरे पृष्ठ में क्या है बेटा यूनिफॉर्मली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट है, तो यूनिफॉर्मली चार्ज अगर आपका डिस्ट्रीब्यूट है तो फिर ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा आपका सेम ही होगा। चलो इसलिए फाई ऑफ E इज इक्वल टू E आपने बाहर निकाल लिया और ये बना आपका D ऑफ S3। इस वक्राकार पृष्ठ का क्षेत्रफल देखो मैं, चूंकि DA इज इक्वल टू 2 पाई RL, वक्राकार पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसलिए फाई ऑफ E इज इक्वल टू E इंटू 2 पाई RL, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चूंकि गाउस प्रमेय से, और गाउस प्रमेय से फ्लक्स क्या होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहां देख लीजिएगा, गाउस प्रमेय से फाई ए बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट, चूंकि यदि अनंत लंबाई के तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा हो तो लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L,
तो यहाँ से क्यू बराबर क्या मिलेगा आपका लेमडा एल। तो ये वाली वैल्यू हम लोग यहाँ पर पढ़ देंगे लेमडा एल अपॉन ऑफ एप्सिलॉन ऑफ नॉट, इक्वेशन नंबर 2। फिर अगर ये अनंत लंबाई का रेखीय अनंत लंबाई का तार है तो उसका रेखीय आवेश घनत्व तो कितना बनेगा लेमडा बनेगा। तो लेमडा अपॉन लेमडा बराबर क्यू बाई एल, इकाई लंबाई पर उपस्थित आवेश तो क्यू बराबर लेमडा है, ये वैल्यू मैंने यहाँ पर कर दी। ठीक है, अब थोड़ा सा और बचा हुआ बच्चों, यहाँ तक आपको नोट करिए फटाफट से, रफ करें। समीकरण एक व दो की तुलना E इंटू 2πRL लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एल से आपका एल कट गया, इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट ऑफ आर। ऊपर 2 से गुणा किया, नीचे 2 से गुणा किया, ऊपर जो 2 से गुणा किया बना आपका 2 लैम्डा और नीचे 2 इंटू 2 बना आपका 4, 4π एप्सिलॉन नॉट ऑफ आर इज इक्वल्स टू ये बना 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट है 2k लैम्डा अपॉन आर। चलो फॉर्मूला क्लियर बात। अब आगे बात करते हैं। फॉर्मूला मेरे पास आया है E इज इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन आर। तो E में R में ग्राफ बनाते हैं। E में R में कैसा ग्राफ आएगा बच्चों, ये आपका R है, ये आपका E है। तो देखो दोनों में संबंध कैसा आ रहा है, व्युत्क्रमानुपाती का। तो ये बनेगा आपका ग्राफ। क्लियर बात। इस प्रकार से हमारे पास ये डेरिवेशन कंप्लीट होता है कि एक अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आती है वो आती है बेटा 2k लैम्डा अपॉन ऑफ r, जहां पर लैम्डा क्या होता है रेखीय आवेश घनत्व, तो k क्या होता है आपका 1/4π एप्सिलॉन नॉट और r क्या होता है उस रेखीय आवेश से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर तीव्रता का मान। ठीक है, चलो इसको आप नोट करिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, जिन भी स्टूडेंट्स को असाइनमेंट मिले हैं, अगर आपको असाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम है, असाइनमेंट के किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है या आप पूरे असाइनमेंट को अगर डिस्कस करना चाहते हो, तो या तो आप एक काम करिए, जिस भी स्टूडेंट का जो भी असाइनमेंट में जो जिस भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है वो डाउट का स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे पर्सनल आईडी पर उसे भेज सकते हो, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। अगर वो क्वेश्चन नंबर ऑफ स्टूडेंट का आ जाता है तो मैं उसे यहाँ वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, पर प्लीज आप अपने डाउट को ना डाउट मत रहने दो, आप उस डाउट को तुरंत क्या कर दीजिए, क्लियर कर दीजिए। ठीक है, हालांकि आपको ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इस चैप्टर में भी कई सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट अभी आ रहे होंगे न्यूमेरिकल्स में, तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में वैसे वैसे आपके सारे डाउट क्या होंगे बच्चों क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फिर भी अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के सेम डाउट हैं तो आप उनको मुझे एक कॉपी में उसको लिख करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के जैसे कि आपको सेंड करना आता हो आप मुझे सेंड कर दीजिए मेरी पर्सनल आईडी पे, तो मैं आपको सॉल्यूशन का बता दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम पे।